इक्विटी मार्केट का एक्शन देख लिया, अब जरा एग्री मार्केट का एक्शन देखिए। वहाँ पर भी काफ़ी हलचल मची हुई है और तमाम अपडेट एग्रीमीटर के अंदर हम लेकर के आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। आज के एग्रीमीटर में हम खास तौर पर चावल मार्केट पर बातचीत करने वाले हैं और इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट विजय सेतिया जी। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत आज का स्वागत है मैम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, पहले तो आपसे और विजय जी दोनों से सवाल रहेगा। पहली टिप्पणी विजय जी से ले लेते हैं। विजय सर, दुनिया भर में चावल उत्पादन में हम देख रहे हैं कि भारत अब पहले स्थान पे आ गया है और उसने चीन को ही पीछे कर दिया है। चावल उत्पादन में चीन को पिछाड़ना चावल इंडस्ट्री और किसानों के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि चाइना ने हमसे पहले ये सबक ले लिया कि चावल बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि ये जो हमारा फसल चक्कर है किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन चाइना ने अपना एरिया कम करना शुरू कर दिया है। वो पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी इस तरफ कुछ साठी पैडी के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगाई है कि जो बहुत ज्यादा पानी लेती है, लेकिन इंडिया में ये अभी दिक्कत है। तो इसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मान सकते कि हमने हमारी क्रॉप सबसे ज्यादा है जी। या तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे रेट मिलते हो। अभी तक तो मैं जहां भी देखता हूँ हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपनी फोटो लगा के साथ में लिखते हैं कि हम 30 क्रॉप एमएसपी पे खरीद रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग के लिए ओपन मार्केट कंपटीशन चाहिए, उसको तो गवर्नमेंट ने क्लोज किया हुआ है। हमारा 75 साल पुराना सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल 75 साल पहले एक पॉलिसी बन गई कि मंडी यार्ड के अंदर ही सब कुछ बेचोगे। मंडियों में हमने खर्चे इतने बढ़ा दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्स लेवीज इतनी बना ली कि पैरेलल इकोनॉमी इस कंट्री में क्रिएट हो गई। एक 2 नंबर को जा रहा है, एक 1 नंबर को जा रहा है। तो जो इजी पाथ है वो ज्यादा बढ़ गया, तो हमारी पैरेलल इकोनॉमी ने हमारे कंट्री को नुकसान किया है। बाकी राइस के लिए मैं यही कहूंगा कि ये हमें भी सोचना चाहिए चाइना के तरीके से। 150 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करने का फायदा तो तब है कि अगर हमें चावल के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हो। किसान को पूरे पैसे नहीं मिलते। एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा आपस में कंपटीशन, इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, तो अगर अच्छा पैसा नहीं आता तो किसान के लिए कोई बहुत फायदे का इशू नहीं है। हाँ, हम ये खुशी महसूस कर सकते हैं कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने बहुत अच्छी वैरायटियां डेवलप कर दी कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर मान सकते हैं और दुनिया का भी पेट भर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सॉइल वीक हुई है कि हमारी क्रॉप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डिपेंडेंट हो रही है, उसके साथ जो हमारे हेल्थ इश्यूज भी बनेंगे, उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो चाह रही है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऑर्गेनिक को बढ़ावा मिले, आई थिंक गवर्नमेंट का जो कानून था कि 3 कानून बना के किसानों को वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी ज्यादा पैसे दिलवाना चाहती थी, और जिसको ठीक है कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन लोगों ने एक ऐसा एजुकेशन क्रिएट करवा दिया कि जिसमें गवर्नमेंट को आखिर 3 साल बाद कहना पड़ा भी तुम्हारी मर्जी है। आज किसान और बहुत सारे जो लोग उस समय एजुकेट कर रहे थे अब महसूस कर रहे हैं कि हमें जो रेट सरकार दिलाना चाहती थी, हम तो एमएसपी पे ही बंध गए। एमएसपी इज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। ठीक सर। फार्मर शुड गेट बेटर प्राइस देन एमएसपी। वो तभी पॉसिबल है। अब राइस की बात है, सारी पैडी स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है, पंजाब में भी, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में भी जी। तो जब सारा चावल सरकार के भंडार में चला गया तो मार्केट में जो ओपन मार्केट के लिए मटेरियल चाहिए वो कम हो गया, तो यहाँ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट घबरा जाती है, ये क्या हुआ? अरे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आपने 8 गुना ज्यादा बफर स्टॉक बिल्ट हो गया और मार्केट में सप्लाई नहीं आती। तो ये सोचने के विषय है। पंजाब हरियाणा में आप देखो ना, फूड प्रोसेसिंग है कहाँ पे? मतलब इंडिया अगर अपने नेबरिंग कंट्रीज थाईलैंड वगैरह से भी कंपेयर करे, जापान से करे, चाइना से करे, वहाँ फूड प्रोसेसिंग 78% पे पहुंच गई। अभी हम 7-8% पे पहुंचे, जिसमें हमारा चावल और गेहूं ही मेन है। बाकी चीजों को देखो ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत बड़ा एरिया है। ठीक सर। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये। चलिए,
वंदना जी के पास चलते हैं। वंदना मैम, बहुत सारी चिंताएं जो है जाहिर की गई हैं विजय जी की तरफ से कि नंबर 1 ज़रूर बने हैं, पर जो लोग उगा रहे हैं अनाज, उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ये जो है पानी काफ़ी ज़्यादा ये फसल सोख रही है। आप इन तमाम चिंताओं में से सहमत हैं किसी से? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा उठना चाहिए और बड़े जोर शोर से उठना चाहिए। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, 3 बिलियन जो लोग हैं उनका ये स्टेपल फूड है। बाकी कंट्रीज जो हैं ये इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही कि वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाएं। अब यहाँ पे हम चावल के साथ साथ क्या करते हैं कि वाटर भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप CAGR देखेंगे तो अपना जो 25 का है ये आपको करीब करीब $54 बिलियन का हमारा ये इंडस्ट्री है। और 2030 में ये होगा आपको अनुमान के अनुसार $61 बिलियन का। तो इसका CAGR आपको करीब करीब बैठता है 2.5% के करीब। लेकिन वही किसान अगर मसाला उगाएगा, मसाला में सपोज करिए कि वो अगर टर्मरिक उगाता है और टर्मरिक को यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करता है, उसका CAGR आपको 9% से ज्यादा बैठता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें सिखाया गया है ट्रेडिशनल, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, मुझे पता है उन्हें क्या सिखाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उगाती है गेहूं चावल और आपको थोड़ा बहुत दलहन थोड़ा बहुत तिलहन, लेकिन जो मेजर हमारा जो फूड होता है, जो क्रॉप होता है, वो हमारा होता है गेहूं और चावल, जिसका हमें प्राइस नहीं मिलता। इससे हमारी सरकार जो ये कह रही है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। और जो प्राइसेस जो उनका इनकम है वहां पे बहुत ज्यादा चोट आने वाली है। तो नगदी फसल उगाना उन्हें सीखना होगा, ऑर्गेनिक पे ध्यान देना होगा। और वाटर लेवल्स तो बहुत ज्यादा कंसर्न है। और विपुल जी, एक चीज बताना चाहूंगी, 40% जो हमारा जो बासमती एक्सपोर्ट है ये पंजाब से होता है। पंजाब में जितना भी है नहरी इलाका है और ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ह्यूमैनिटी के लिए कंसर्न है एक्चुअली। नहीं, चिंताएं आप दोनों ने बहुत जेन्युइन पॉइंट्स उठाए हैं और बहुत बड़ी चिंता जो है वो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के। उम्मीद करते हैं सरकार इसकी गंभीरता को समझे। अब मैम, एक सवाल आपसे और विजय जी दोनों से, ये भी सवाल है मेरा कि पहले से ही हम एक्सपोर्ट में लीडर हैं, लेकिन जो एक चिंता जाहिर की है मतलब कि पैसे नहीं मिल रहे हैं किसानों को, ये तो कंसर्न है ही है। लेकिन क्या अब हम नंबर 1 हुए हैं तो क्या एक्सपोर्ट को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी? वंदना जी, पहले आपसे। जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और सरकारी जो पॉलिसीज हैं वो एग्री पॉलिसीज पे उनका बहुत ज्यादा ग्रिप होता है, जितना मेटल्स पे नहीं होता है, चिप्स पे नहीं होता है। लेकिन जो एग्री प्रोडक्ट्स है उस पे सरकार का बहुत बड़ा यहाँ पे एक ग्रिप होता है। और इम्पोर्ट ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, सोप्स होते हैं, इसके जरिए यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट में हमें डोमिनेंस दिखाना है तो सरकार से एक तो खुला समर्थन यहाँ पे मिलना चाहिए। हमारे पास स्टॉक्स होता है लेकिन वो गोडाउंस में ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने बासमती का टूटा हुआ चावल जो इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाया, उससे यहाँ पे किसान को मदद मिली है। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे उगा ही रहे हैं और सबसे बड़े नंबर 1 है, तो हम एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे लीड करें, लेकिन हमारा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए और साथ साथ में हमारे रेवेन्यूज जो है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। इस पे भी सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक। सर, आपका क्या मानना है सर कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका कोई फ़ायदा किसानों को होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड का 45% शेयर तो पहले ही आपके पास है जी। और जो लोग चावल खाते हैं, हर कंट्री के ओरिजिन के लोगों की अपनी प्रेफरेंस है। थाई लोग वो स्टिकी राइस प्रेफर करते हैं, इंडियन और इंडियन ये जो मिडल ईस्ट है ये फ्लफी राइस। तो इंडिया फ्लफी राइस प्रोड्यूस करता है। जो लेवल हमने एक्सपोर्ट में अपना अचीव किया है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाली नहीं है। हमें भी डेवलप कंट्रीज की तरह अपने एरियाज रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा अपनी क्रॉप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो पानी जमीन के नीचे से आ रहा है, जितना पानी नीचे से आ रहा है वो मिनरल्स और क्वालिटी वाटर की चेंज होती जा रही है। कई जगह पे पानी में नीचे से आर्सेनिक आ रहा है, कहीं पे यूरेनियम तक आना शुरू हुआ, जैसे बठिंडा एरिया की कंप्लेंट है। वहां भी तो धान लग रहा है। तो वहां से अगर कैंसर और दूसरी डिजीजेस फैल रही हैं, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। हमें अंधाधुंध क्रॉप उगाने की तरफ हटके क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और क्वालिटी से अगर मैं समझता हूँ मार्केट में 20% सप्लाई कम हो जाती है, फार्मर को 30% पैसा फालतू मिलता है। ये 10% 15% क्रॉप फालतू हो जाती है एरिया बढ़ाने से। तो एरिया रिस्ट्रिक्ट जैसे कनाडा में है, अमेरिका में, अभी आप इतने एरिया में एप्पल लगाओगे, इतने में आप पल्सेस लगाओगे, इतने में, और उन्हीं को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करती है। हमारे सभी को सब्सिडी चाहिए और सरकार की बात नहीं माननी, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
सरकार को और किसानों को भी अपनी जिम्मेवारी एहसास होनी चाहिए कि ये देश के हित में कहाँ तक हमें कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ नहीं करना। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है सर। सर अब यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, जो टोटल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बासमती की हिस्सेदारी करीब 20% के आसपास है। आगे चल के क्या यहाँ पे फोकस बढ़ाना चाहिए, क्या इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है? ऐसा है कि देखिए, एक जंप आया था जब ट्रेडिशनल बासमती थी, जिसको हम अपना बासमती पुरानी करके बेचते थे, तो तब हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 1/4 के करीब ही था जितना आज की डेट में है। हम मतलब 10 लाख 12 लाख टन से ऊपर नहीं जाते थे। और जब हमारे साइंटिस्टों ने ये नई वैरायटी 1121, 1718 और ऐसी वैरायटियां बढ़िया पैदा कर दी, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 5 टाइम्स बढ़ के आज 50 लाख टन से ज्यादा बासमती का एक्सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे आके ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके आगे स्लो बढ़ रहा है। लेकिन क्रॉप का एरिया जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं, नॉन जीआई एरियाज हैं, बासमती में किसान को अच्छे पैसे मिले, वो राजस्थान में, एमपी में हर जगह लगाने लग गया। चाहे उसकी गुणवत्ता में 19-20 जो भी फर्क है, लेकिन किसान तो अपनी इकोनॉमी को देख रहा है। लेकिन पानी वाला इशू जो है, यहाँ सरकार को एक लिमिट लेनी पड़ेगी। आज आपने इंडस्ट्री पे भी लिमिट कर दी कि जमीन में से पानी निकालने वाली इंडस्ट्री को सरकार बढ़ावा नहीं देती। बात सही सर। बिल्कुल, आपने बहुत जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए ताकि जो चिंताएं किसानों की हैं वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। और जो कंसर्न आपने पानी को लेकर के उठाया है वो भी अपने आप में बड़ी समस्या है और इस पर निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा कुछ एक और दूसरी कमोडिटीज़ को लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं और बात जरा थोड़ी सी हल्दी की कर लेते हैं। हल्दी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले वंदना जी कर भी रही थी। हल्दी के अंदर अगर हमने देखा तो पीछे कुछ दिनों के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में मैम हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जी, मुझे ये कमोडिटी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और एक डाउनसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा था और वहां से एक्सपोर्ट नंबर्स इतने अच्छे हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड, आपको पता है कि कैरी फॉरवर्ड बहुत कम है और प्रोडक्शन जो है इस बार जितनी उम्मीद थी उतनी यहाँ पे हुई नहीं है। कुछ मौसम का भी मार पड़ा है और कोविड के बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो जंप आता हुआ देखा है वो 2025-24 में हम लोगों ने आता हुआ देखा है तो टर्मरिक में। तो ये कमोडिटी मुझे लग रहा है कि अभी और हायर साइड दिखा सकती है और अभी अपना जो त्योहारी मांग है वो भी यहाँ पे बढ़ा है और आने वाली जो भी छुट्टियां पड़ रही हैं उससे पहले भी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो है वो अच्छा खासा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो कमोडिटी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी है, अपना डोमेस्टिक डिमांड भी बना हुआ है, थोड़ा सा क्वालिटी कंसर्न भी इसमें आया था, तो जो प्रीमियम वैरायटी है उसकी डिमांड भी यहाँ पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस अभी थोड़ा सा भी करेक्शन लेता है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग ही बनेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाएगा, अगर आप टर्मरिक की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि 16,000 से 16,500 तक का लेवल हम आता हुआ देखें और बीच बीच में यहाँ पे एक करेक्शन आता हुआ इसलिए भी दिखेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अराइवल्स के जो प्रेशर है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिल सकता है। तो अभी मैम क्या करें, मतलब हल्दी में अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी हो तो क्या करें अभी? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करके ही चलना चाहिए। 14,400 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 14,800 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,200 का। ये मेक कॉन्ट्रैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है विपुल जी की एक बारी फिर से ये कमोडिटी तैयारी करेगी 15,000 15,500 जाने का। चलिए, तो इमीडिएट टारगेट 14,800, फिर 15 साढ़े 15 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 14,800 का टारगेट। 14,200 का स्टॉप लॉस बताया मैम आपने? जी जी, तो 14,200 के स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखने चाहिए। तो ये बात तो हो गई हल्दी की, हल्दी में ट्रेड की, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटीज़ में कहीं कोई ट्रेडिंग कॉल है या नहीं है उसके बारे में बातचीत करते हैं। मैम वीकेंड है, कुछ पैसे बन जाए हमारे दर्शकों के, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आपकी? विपुल जी मुझे एक कमोडिटी यहाँ पे लग रही है, ग्वार काउंटर बहुत टूटा था यहाँ पे और टेरिफ से इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आया, लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि नीचे से बहुत बढ़िया सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ 10,600 की 800 के करीब जाता है, वहां से वापसी आती है। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में अभी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 5330 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 5400 का टारगेट रखना होगा, 5300 का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ग्वार गम में भी यहाँ पे 200-300 रुपए की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ग्वार में जो है आपको जो है
कमाई होती हुई दिखाई देगी। ग्वार सीड का मे फ्यूचर खरीदें 5330 पे खरीद करके 30 रुपये नीचे का एक लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस। 5300 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खरीदारी करके चल रहे हैं तो ऊपर 70 रुपये के टारगेट यानी 5400 रुपये का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड में खरीदारी करने की सलाह, मे फ्यूचर में आप चल सकते हैं। और हल्दी में अभी जो लेवल बताए गए हैं उसको एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए। खरीदना है आपको हल्दी, मे फ्यूचर खरीदें 14400 के आसपास, 14200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर की तरफ आपको 14800 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही सौदे खरीदारी के हैं, ग्वार सीड खरीदे और हल्दी खरीदने की सलाह। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जो है तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। खासतौर से चावल पर आपने काफ़ी अच्छे डिटेल में बातचीत की, तो थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।